कि पीरो ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है। वो कहता है एक काफी ताकतवर डिमोनिक पावर अवेकन हो रही है, तुम्हें डार्क फॉरेस्ट की ओर जाना चाहिए क्योंकि वही सब चीजों की जड़ है। तुम्हें डीमंस के फॉलोअर्स को रोकना चाहिए उससे पहले कि देर हो जाए। तुम उस डार्क फॉरेस्ट की ओर जाओ और तुम्हें अपने लिए कुछ यूजुअल चीज भी मिल जाएगी। मुझ पर बस यही आसान कर दो प्लीज। तब रिकी नॉर्मल हो जाता है। जिमी कहता है क्या बस खत्म? उसने बस और बस अपना मुझे काम पकड़ा दिया और मेरी बिना एक भी बात सुने यहाँ से भाग गई। रिकी कहता है हाँ, क्योंकि शायद से उनका यहाँ पर आने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन वो फिर भी मैसेज को डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आई थी। जिमी कहता है जो भी हो, आखिर उसने मुझसे ही मदद क्यों मांगी? क्योंकि वो पीरो के कोई बिलीवर से भी तो मदद मांग सकती थी, है ना? और मैंने आज तक किसी भी गॉड के मुंह से प्लीज का वर्ड नहीं सुना। रिकी कहता है क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज बंद है जिसको सिर्फ और सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। गॉडेस ने मुझसे एक चीज कही थी कि मैं तुमसे एक और बात कह दूं, वो ये है कि तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम उसके सक्सेसर हो, और यहाँ पे उसके का मतलब शायद डियाब्लो से है। जिमी कहता है क्या उसने तुमसे कुछ और भी कहा? रिकी कहता है नहीं। डियाब्लो वहाँ से उठकर जाने लगता है। रिकी पूछता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? वो कहता है इससे पहले कि आग बिशाओ मार्कस के पास पहुंच जाए, मुझे वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, फिर मिलते हैं। देन वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। हम लोग देखते हैं वो पहले हाउस होल्ड में आ चुका होता है। तभी उससे कोई कहता है ओ तो तुम कहीं से वापस आ गए, और वो बंदा होता है सेबल। जिमी घबराते हुए कहता है हाँ मैं बस बाहर घूमने ही गया था। वो बात घुमाते हुए कहता है यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? क्योंकि कोई मुझे दिख नहीं रहा है। वो बताता है यहाँ पे एक ऑनर गेस्ट आए हुए हैं, फिर तीन पेड़ों की आग बिशॉप सेफायरा। वो उसे बेरिल के बारे में पूछता है। सेबर कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, वैसे आप उनमें ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए। जिमी पूछता है ऐसा क्यों? वो कहता है मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। वैसे हाँ, जब आप बाहर अगली बार घूमने जाएं तो आप प्लीज मरीन फॉरेस्ट से दूर रहिएगा, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और वो ये चीज काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कह रहा होता है। हम लोग देखते हैं मरीन फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ पर कोई डिमोनिक एक्ट जैसा कुछ रखा होता है। उसके पास में दो लोग खड़े होते हैं, जिनमें से एक तो जेनिथ की नाइट लग रही होती है, तो उससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जेनिथ के लोग हैं। उनमें से एक बंदा अंडे से बात कर रहा होता है तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलने वाले हो, और जब तुम इससे बाहर निकलोगे तब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। उसे के अंदर होता है डिमोनिक एंटिटी। डीमन के कुछ फॉलोअर्स डीमन को समन करना चाहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जिमी अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो उनसे एक सवाल ही पूछता है कि उसकी मॉम एंड बेरिल का रिलेशनशिप क्या है। वो पहले तो बताने से हेजिटेट करती है, बट देन वो अपनी स्टोरी को बताने लगती है कि जब वो छोटी थी, करीब 7 साल की, तब वो बेरिल से पहली बार मिली थी। देन हम लोग आ जाते हैं उसी के ही पास्ट में, जहाँ बेरिल के फादर मार्कस से बात कर रहे होते हैं कि उनको बेरिल को शॉर्टमैनशिप में आगे बढ़ाने के लिए एक और अच्छा टीचर चाहिए जो कि उसको अच्छे से ट्रेन कर सके। तभी वहाँ पर शीयर्स आ जाती है और बेरिल को पकड़ के खींचने लगती है। वो कहती है क्या तुम्हें तितलियां पसंद है? बेरिल कहता है क्या? मार्कस कहता है ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी बच्ची तुम्हारे लड़के में इंटरेस्ट ले रही है। बेरिल का फादर उसको ऑर्डर देता है जाओ उसके साथ खेलो जाकर। हम लोग देखते हैं शीयर्स को जो कि एक पेड़ पर चढ़ी होती है और एप्पल्स को तोड़ रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा बेरिल के ऊपर आकर गिरती है, बट फिर भी उठ जाती है और कहती है कितना मजा आया है ना, तुम वहीं पर ही लेटे रहना, मैं दोबारा से कूदूंगी। हाँ ये बचपन में डम थी, I mean, बहुत ही ज्यादा डम। हम लोग देखते हैं बेरिल को जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही एप्पल्स को 2 हिस्से में काट देता है। ये चीज देखकर शीयर्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पर काफी सारे एप्पल्स को ले आती है। वो उससे उनको भी तोड़ने को कहती है। कुछ और साल बीत जाते हैं, वो बेरिल के साथ ही साथ बड़ी होती है। वो उससे कह रही होती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी एक स्वॉर्ड्समैन बनूंगी और मुझे तलवारबाजी सिखाओगे तुम? बेरिल कहता है मुझे लगा ही था। वो उसको तलवार चलाकर दिखाती है, कैसे लगे मेरी स्किल्स? बेरिल कहता है बहुत घटिया थी, अब दोबारा मत करना। से करते करते 3 साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं मार्कस और बेरिल के फादर को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्कस उससे कहता है मेरी बात मानो और उस गोल्ड माइन की बिजनेस से दूर रहो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेरिल का डैड कहता है लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, और वो मार्कस की बात नहीं मानता, जिसके चलते कुछ देर बाद वो मारा जाता है। बेरिल को उसके फादर के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। मार्कस उसको अपने घर पे ही रहने को कहता है और उसके बाद भी कुछ साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं शीयर्स बैठी होती है और बेरिल लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब से इसके फादर का मर्डर हुआ है, बेरिल तब से अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहा है, क्योंकि वो अपने फादर का बदला अपने हाथों से लेना चाहता है। कुछ और साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं पहले हाउस होल्ड में एक पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर काफी सारे लोग शीयर्स की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है, और ये सब कुछ बेरिल भी देख रहा होता है। और जैसे ही वो मौका पाता है वैसे ही वो सभी के सभी लोगों को धुन देता है। वो बस यही कह रहा होता है शीयर्स से दूर रहो। तभी वहाँ पर शीयर्स आ जाती है। वो बस यही कह रही होती है ये वो बेरिल नहीं है जिसको मैं जानती थी। देन कुछ दिनों बाद उनके घर में आर्गनो वेल्टन आता है और वहीं पर ही वो पहली बार शीयर्स से मिलता है और उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। वो मार्कस और शीयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं।
मार्कस उसका इंट्रोडक्शन दे रहा होता है ताकि सीयर्स भी जान सके कि वेल्टन कौन है, इसीलिए वो उसकी तारीफ भी कर रहा होता है। बट आर्गनो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो जैसे सीयर्स की ओर देखता है वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। देन हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे बेरिल सीयर्स के पीछे पड़ा होता है। सीयर्स रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीयर्स उससे बात करने के लिए मना कर देती है। बेरिल कहता है अच्छा तो तुम उसी कमीने से मिलने जा रही हो है ना। सीयर्स कहती है अपनी जुबान को लगाम दो, वो वेल्टन हाउस होल्ड का हेड है। बेरिल कहता है मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरी जिंदगी में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। सीयर्स कहती है मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती थी और ऊपर से तुम वो बेरिल नहीं रहे हो जो कि तुम पहले हुआ करते थे। अब तुम मेरी बात तक नहीं सुनते और सिर्फ और सिर्फ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश किया करते हो। मैं बहुत ज्यादा सह चुकी हूँ, तो अब मुझसे दूर रहो। बेरिल को गुस्सा आने लगता है और वो सीयर्स को पकड़ लेता है। बट तभी वहाँ पर आर्गनो आ जाता है जो कि उसी के हाथों को पकड़ लेता है। आर्गनो उससे कहता है आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। बेरिल कहता है तुम इससे दूर रहो। आर्गनो उसका हाथ सीयर से दूर कर देता है और कहता है वो जो इससे दूर रहेगा वो होगे तुम, और तुम सीयर से माफी भी मांगोगे। तभी बेरिल उसको ड्यूअल बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। आर्गनो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। हम लोग देखते हैं सीयर्स अपने फादर के पास पहुंच जाती है और उनसे आर्गनो और बेरिल की फाइट को रोकने को कहती है। मार्कस कहता है सच बताओ तो मुझे भी काफी लंबे समय से ये लगता था कि तुम्हारी और बेरिल की शादी हो जाएगी। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिस बेरिल को मैं जानती थी वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब मुझे उसके अंदर एक डीमन दिखता है और वो काफी ज्यादा इमोशन में बह जाती है और काफी जोर जोर से रोने भी लगती है। मार्कस कहता है मैं समझ गया, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम लोग देखते हैं आर्गनो वेल्टन और बेरिल की फाइट ओवर हो चुकी होती है और बेरिल जमीन पर पड़ा होता है। उसके चेहरे पे एक स्कार भी लगा होता है। आर्गनो कहता है तो मैं जीत गया। सीयर्स रोते रोते वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। बेरिल कहता है सीयर्स हाँ मैं बिल्कुल ठीक। बट वो जैसे ही सेंटेंस पूरा करने वाला होता है वो देखता है सीयर्स बात कर रही होती है आर्गनो से और उसके गले भी लग चुकी होती है, जिसकी वजह से बेरिल को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और वहाँ पर ही रोने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देन उसी दिन के बाद से बेरिल वहाँ से निकल जाता है और आर्गनो और सीयर्स की शादी हो जाती है और एक जगह पर सीयर्स बैठी होती है। तभी वहाँ पर आता है आर्गनो। वो उसको बताता है कि बेरिल एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है और उसने अपनी फादर की मौत का बदला भी ले लिया है। देन वो लोग अपने फ्यूचर चिल्ड्रंस का नाम भी डिसाइड कर लेते हैं कि लड़के का नाम होगा जिमी और लड़की का सारा। और इसी के साथ सीयर्स की स्टोरी खत्म होती है और इसी के साथ वहाँ पर आर्क बिशॉप भी आ जाते हैं। वो सब लोगों से मिलने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिमी भी आ जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है। आर्क बिशॉप कहता है ओ तुम जिमी हो है ना, रिकी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है, तो हम दोनों को चलना चाहिए क्योंकि मुझे आर्क बिशॉप से काफी जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है। देन वो दोनों ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। शेयर जिमी से कहती है तो तुम तो यहाँ पर घूमना चाहते थे है ना, तो बताओ तुम्हें ये जगह कैसी लगी और तुम कहाँ घूमना चाहते हो, क्या तुम पहाड़ों पे घूमना चाहते हो या गार्डन्स में। जिमी कहता है मदर आखिर मरीन फॉरेस्ट कैसी जगह है, एडवाइजर सेबल ने मुझे वहाँ से दूर रहने को कहा है। सियर जैसे उसके मुंह से मरीन फॉरेस्ट के बारे में सुनती है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहती है तो क्या तुम यहाँ से बाहर गए थे, तभी तो सेबल ने तुमसे ये सब कुछ कहा होगा। जिमी कहता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। सियर्स कहती है जो भी हो तुम चाहे बाहर गए हो या ना गए हो, लेकिन तुम आज के बाद यहाँ पर अकेले बाहर नहीं जाओगे। मुझे पता है तुम एक मेज हो लेकिन फिर भी तुम एक बच्चे ही हो। चलो मैं तुम्हें मरीन फॉरेस्ट की लोकेशन के बारे में बता ही देती हूँ। वो एक जगह इशारा करते हुए कहती है तुम वो पेड़ देख रहे हो ना, वही है मरीन फॉरेस्ट। जिमी कहता है ये तो देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, आखिर ये डेंजरस कैसे है। सियर्स कहती है ये पूरी दुनिया की सबसे डेंजरस 6 जगह में से एक है। जिमी सोच रहा होता है ओ तुम मेरा मानना सही है, ये जो मरीन फॉरेस्ट है ये वही डार्क फॉरेस्ट है जिसके बारे में पीरो ने मुझको बताया था। उसकी मम जिमी से कहती है तुम वहाँ पर नहीं जाओगे समझे। जिमी कहता है बिल्कुल। वो मन में सोच रहा होता है बिल्कुल से मेरा मतलब ये था कि मैं वहाँ पर बिल्कुल जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डियाब्लो बेना के साथ मरीन फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है। वो पूरा जगह ही बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि हर एक पेड़ उसके ऊपर नजर रख रहा है, बट एक्चुअली में वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। डियाब्लो उनको मारने के लिए 2 स्पेल्स का यूज करता है। पहला होता है चेन लाइटनिंग और सेकंड होता है डेटोनेशन। वो थोड़ी देर में पूरे एरिया को ही साफ कर देता है। बट डियाब्लो की यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है जो की ये होती है की वो इस फॉरेस्ट के अंदर अपने डार्क माना का यूज नहीं कर पा रहा है। डियाब्लो अपने ख्यालों में खोया होता है। उतनी देर में उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, बट बेना एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और डियाब्लो को बचा लेती है। बेना उसको बताती है कि वो भी जगह पर अपने डार्क माना की यूज नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। डियाब्लो सोच रहा होता है ये इस वजह से है क्योंकि बेना एक वल्कायरी है और वल्कायरी जब जब फॉरेस्ट के बीच में आती है उनको ऐसा ही लगता है। बेना उससे पूछती है अच्छा आखिर हम लोग यहाँ पर आए किस लिए हैं। डियाब्लो कहता है मैं तुम्हें ये चीज हजारों बार बता चुका हूँ कि
मैं यहाँ पर पीरो के कहने पे आया हूँ। बेना कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। डियाब्लो कहता है मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तभी उन दोनों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और वो दोनों लोग ही उस पोर्टल में गिर जाते हैं। डियाब्लो अपनी लेविटेशन स्पेल का भी यूज नहीं कर पा रहा होता। तभी वो लोग एक जगह पर आकर गिरते हैं। बेना कहती है क्या हम लोग जिंदा हैं? डियाब्लो कहता है पता नहीं। देन वो वहाँ पर रोशनी कर देता है। उसके सामने एक रूइन जैसी चीज होती है जिसमें कि एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। डियाब्लो उसको पढ़ता है और उसमें ये लिखा होता है कि या तो अंदर आओ या तो यहाँ से भाग जाओ। तभी उस रूइन का गेट खुल जाता है। डियाब्लो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, क्योंकि उसने जो भी एंशिएंट टेक्स्ट देखे हैं वो उसके पास्ट लाइफ के हैं। देन हम लोग देखते हैं शहर के अंदर का सीन, जहाँ पर सोल्जर्स को एक और बॉडी मिलती है और हमेशा एक तरह उसके अंदर भी हार्ट नहीं होता। उन सोल्जर्स के कैप्टन कहता है जल्दी जाओ और लॉर्ड सेबल को इन सब चीजों के बारे में बताओ। वो वहाँ से चला जाता है। कैप्टन उस बॉडी को देखकर कुछ सोच रहा होता है। इस पर्सन की बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत कम से कम 4-5 घंटे पहले तो हुई थी और ये बॉडी अभी भी रोड पे पड़ी है, उस जगह पर जहाँ पर नॉर्मली सोल्जर्स पेट्रोलिंग करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये बॉडी किसी को दिखी क्यों नहीं। मुझे तो अब ये चीज पक्का लग रही है कि हम लोगों के बीच में कोई धोखेबाज है। मुझे गार्ड ड्यूटी का शेड्यूल को चेक करना पड़ेगा और वो जैसे ये चीज करने वाला होता है उसके पीछे वही जेनत का बंदा आता है जिसको कि हमने फॉरेस्ट में देखा था और उसके हार्ट में अटैक कर देता है और अपने हाथों से उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। हम लोग समझ जाते हैं कि पूरे एप्टन में जो भी डेड बॉडीज मिल रही थी वो इसी बंदे का काम है। तभी वहाँ पर सेबल आ जाता है और कहता है ओ तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो बंदा कहता है ओ तो तुम तो पहले हाउस होल्ड का एडवाइजर हो है ना। तभी सेबल इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसके पीछे आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है इतनी देर में उसने उसके ऊपर काफी सारे अटैक भी कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा तड़पने लगता है। सेबल कहता है ओ तो तुम इतने में नहीं मरे, इम्प्रेसिव, लेकिन अब तुम इससे बच के दिखाओ। हम लोग देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम लोगों को दीवार में किसी का खून दिखता है। तभी वापस हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि जेम ऑफ लाइफ की मदद से अपनी पावर्स को रीगेन करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी बॉडी के इंजरीज को हील भी कर रहा होता है। वो बताता है जैसे हम लोग यहाँ पर आए थे सबसे पहले हम लोगों के सामने एक जाइगेंटिक नाइट आया, हम लोगों ने उसको जैसे ही हराया, हम लोग एक और ट्रैप में फंस गए, लेकिन हम लोग उससे जैसे ही बचे। हम लोगों को सामने वो काफी बड़े बड़े स्कॉर्पियंस के झुंड से और इतनी सब चीजों का सामना करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर आ ही गए। उसके सामने होता है एक बड़ा सा गेट और उसमें भी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। बेना डियाब्लो से पूछती है आखिर उसमें लिखा क्या है। डियाब्लो बताता है उसमें लिखा है ये वो जगह है जहाँ पर वो सोता है। तभी वहाँ का गेट खुल जाता है। बेना कहती है क्या यहाँ पर कोई सोता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो यहाँ पर सोती है? हम लोग देखते हैं वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा क्यूट सा भालू। वो दोनों ही उसको देखकर चौंक जाते हैं। बेना कहती है ये तो एक काफी बड़ा सा टेडी बियर है। तभी वो भालू बेना के ऊपर अटैक करने लगता है। डियाब्लो कहता है बेना संभल के। बेना के ऊपर वो अटैक कनेक्ट हो जाता है। वो भालू कहता है आखिर तुम लोगों की इस पवित्र जमीन पर अपने कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? डियाब्लो ये देखकर चौंक जाता है कि वो भालू इंसानी भाषा में बात कर रहा है। तभी उस भालू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक काफी बड़े पत्थर को उठाकर डियाब्लो के ऊपर फेंक देता है। बट डियाब्लो अपने बैरियर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर डियाब्लो अपने डार्क मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा होता। इसी वजह से उसका बैरियर काफी ज्यादा वीक होता है और वो भालू का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल आता है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। वो कहता है मेरी रिब्स पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गई।